हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल में 5 कोर टूल्स क्या होते हैं और इनको कौन कंट्रोल करता है और किसने डेवलप किए और इनका 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट में क्या योगदान है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इनका क्या योगदान है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा ये 5 कोर टूल किसने डेवलप किए। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे AIAG। AIAG क्या है ये जानना जरूरी है। सो AIAG इज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। AIAG एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो कि 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? इंडस्ट्री, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो AIAG के मेंबर्स बने, उन्होंने मिलके एक एसोसिएशन बनाई। काय के लिए? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो उनने क्या करा, एक एसोसिएशन अपनी बनाई। तो AIAG का फुल फॉर्म पहले नोट करो। तो AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप, AIAG। अब सीधा सीधा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो CNC BMC आ गई। क्यों जी भाई? CNC BMC हमारी ज्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही चलती हैं। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है एक तरह से, आप ये समझ लो। तो ऑटोमोटिव जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे AIAG मेंबर्स, AIAG मेंबर्स कौन कौन है बेटा बताओ? फोर्ड, जनरल मोटर्स, बोलो, टोयोटा, और कौन है? होंडा है, क्रेशर, मतलब और भी कंपनियां हैं। ये सब इसके क्या है, मेंबर्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्रियों ने मिलके क्या किया, एक एसोसिएशन बनाई। किसने बनाई? इंडस्ट्रीज ने, कि भाई हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें, बेटर क्वालिटी कैसे अचीव करें, एक सिस्टमेटिक अप्रोच में कैसे काम किया जाए जिससे ग्रोथ अच्छी आए, ठीक है, अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बने। उसके लिए ये AIAG एक एसोसिएशन का गठन किया गया 1982 में, जिसमें यह देखा कि भाई हम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोल करने के कुछ तो निकालेंगे सिस्टम की, भाई कंट्रोल करने के लिए कुछ तो नोट्स बनाएंगे। तो रिटेन वर्क क्या किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए जरूरत किस चीज की है, अगर हमें इंप्रूवमेंट करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, तो उसके लिए सबसे पहले आता है APQP। अब APQP क्या है? एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ये प्रोडक्ट को बनाने से पहले दिमाग में सोचना होता है कि हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसकी पहले से प्लानिंग, उसको कहते हैं APQP, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। प्लानिंग बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इज APQP। एडवांस माने पहले से, प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्वालिटी माने क्वालिटेटिव, प्लानिंग माने प्लानिंग। तो APQP में जो आता है वो क्या आता है? अगर मैं APQP की बात करूं तो APQP में क्या आएगा बेटा, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको करते हैं PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्शन। प्लान डू चेक एक्शन साइकिल के द्वारा, तो उसमें ऐसे साइकिल बन जाता है। तो इसमें जहां 4 डब्बे बना दो, तो यहां पे ले लो प्लान, क्या ले लिया? प्लान। यहां पे डू, यहां पे चेक, और यहां पे एक्शन, और फिर प्लान। मतलब PDCA, प्लान डू चेक एक्शन। ये क्या है? आपने प्लानिंग करी, फिर आपने किया, फिर चेक किया कि भाई ये कमी तो नहीं है, एक्शन माने उसको फिर करेक्शन देना। तो जो PDCA साइकिल है, वो PDCA साइकिल हमारा, इसमें PDCA साइकिल के थ्रू इसको हम कवर अप करते हैं। दूसरा है PPAP,
प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो मैं पहले इसको मिटा दूं। अब आपको यह समझ में आ गया कि 5 कोर टूल्स क्या हैं। तो 5 कोर टूल्स वर डेवलप्ड बाय AIAG, तो मैं वो भी लिख देता हूं। 5 कोर टूल्स को AIAG ने डेवलप किया था, डेवलप किया और कंट्रोल भी यही करता है, डेवलप एंड कंट्रोल। मतलब 5 कोर टूल्स को AIAG ने डेवलप किया और ये कंट्रोल भी यही करता है। और इनके अलग अलग एडिशन चलते हैं सभी के, इनके बाकायदा मैनुअल आते हैं सबके अलग अलग टूलों के मैनुअल हैं। आप स्टडी करेंगे तो इनके मैनुअल्स हैं और वर्जन है कि कौन सा वर्जन अभी चल रहा है लेटेस्ट। तो इसके ये ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता है AIAG। और इन जो इसके मेंबर कंपनी है उनके लिए फ्री ट्रेनिंग होती है, उनका कोई चार्जेबल नहीं होता। अगर कोई वैसे आदमी लेता है जो AIAG का मेंबर नहीं है, वो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो चार्जेबल है। अगर आपको मैनुअल नहीं चाहिए तो वो भी चार्जेबल होते हैं। किसी भी कोर टूल का मैनुअल अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो भी चार्जेबल होगा। बोलो क्लियर है। अब इसमें डेवलप एंड कंट्रोल करने का काम 5 कोर टूल्स को AIAG ने डेवलप एंड AIAG के द्वारा है ना, तो AIAG ने क्या किया, इसको डेवलप एंड कंट्रोल डेवलप किया था और कंट्रोल भी। तो अगर डेवलप किया और कंट्रोल भी AIAG करता है, ठीक है ना। कंट्रोल भी AIAG करता है, कंट्रोल भी AIAG करता है, डेवलप भी उसी ने किया। और इसके मैनुअल्स आते हैं सबके अलग अलग, पूरा प्रोसीजर होता है। तो उन मैनुअल्स के हिसाब से आगे कंट्रोल चलता है। समय के साथ साथ मैनुअल्स में भी रिवाइज होके अपडेट होता है। तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, 5 कोर टूल्स वर डेवलप्ड बाय AIAG। 5 कोर टूल्स वर डेवलप्ड बाय AIAG। 5 कोर टूल्स को AIAG ने डेवलप किया। आल्सो AIAG डेवलप तो किया ही, डेवलप करने के साथ साथ इसको कंट्रोल भी AIAG ही कर रहा है। एंड कंट्रोलिंग बाय AIAG एंड कंट्रोलिंग बाय AIAG। तो AIAG इनको कंट्रोल भी करता है और उसी ने डेवलप किया और इनके अलग अलग मैनुअल्स अवेलेबल होते हैं। तो अब हम एक एक टूल लेंगे, एक एक टूल को स्टडी करेंगे। पहला है APQP। APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ये हम प्रोडक्ट को बनाने से पहले प्लानिंग हम करते हैं। एडवांस माने पहले। तो इसके लिए हम PDCA साइकिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्लान, डू, चेक और एक्शन। मतलब इसमें हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके फिर करेंगे, फिर उसे चेक करेंगे और जो कमी बेसी आएगी उस पर एक्शन लेंगे। तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है, प्लान, डू, चेक, एक्शन। तो ये एक क्लॉक साइकिल है और ये रेगुलर चलता है। दूसरा है PPAP। PPAP जो होता है ये है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। प्रोडक्शन माने प्रोडक्शन में लाने के लिए, पार्ट माने पार्ट को, अप्रूवल प्रोसेस, अप्रूवल लेना प्रोडक्शन के लिए। तो इसका क्या मायने हुआ? प्रोडक्शन के लिए पार्ट का अप्रूव, प्रोडक्शन के लिए पार्ट का अप्रूवल। किससे? कस्टमर से।
भाई कस्टमर से ही तो लेंगे ना आप, आपका कोई कस्टमर होगा वही तो देगा। तो पीपैप में टोटल कितने डॉक्यूमेंट होते हैं? 19 डॉक्यूमेंट्स, 19 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमें कवर करने होते हैं। अब 19 डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है? सब कुछ, पूरे डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे कस्टमर ने कहा कि हमको ये प्रोडक्ट बना के दो, तो हम क्या करेंगे, उसमें मेजरमेंट सिस्टम, एसपीसी का, मेजरमेंट सिस्टम का सबका योगदान रहता है। उसके हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसमें हमें सीपी के और अपना जो मेजरिंग सिस्टम है एमएसए में, लीनियरिटी बाइस और ये सब R&R, ये सब हमें 19 डॉक्यूमेंट्स में सबमिट हमको करना पड़ता है। कितने डॉक्यूमेंट में? 19 डॉक्यूमेंट्स में। कस्टमर को जब हम देते हैं तब कस्टमर हमको कहता है कि अब आप पार्ट प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 19 डॉक्यूमेंट में जो सबसे ज़्यादा रोल है वो किसका है? एसपीसी। ठीक है, चूंकि एफएमईए तो ये आएगा जब प्रोडक्शन चलेगा तब। एफएमईए होता है डिजाइन एफएमईए, प्रोसेस एफएमईए। तो हम जैसे पार्ट बनाएंगे तो हम डिजाइन तो नहीं कर रहे, तो जब पार्ट डिजाइन करते हैं तो वो डिजाइन एफएमईए होता है। ये क्या होता है इसको बताएंगे। पहले हम सेकंड नंबर क्लियर हो गया। ये क्या है? प्रायर अप्रूवल लिस्ट बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। आप कंपनी लगा रहे हो या कोई नया पार्ट लिया डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट करने के बाद कस्टमर को जब आप सबमिट करते हैं उसकी रिपोर्ट, तो उसमें 19 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमको सबमिट करने पड़ते हैं। तब कस्टमर कहता है कि अब आप पार्ट बनाओ। उससे पहले पार्ट नहीं बनाना होता, पहले हमें अप्रूवल लेनी होती है। और पीपैप जो है ना, यही अप्रूवल के लिए, ये टूल अप्रूवल में काम आता है। ये 5 कोर टूल्स में है। अब तीसरा आता है FMEA। FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। इसका क्या मतलब है? फेलियर का मतलब होता है फेल होना। फेलियर मोड माने तरीका, कारण। फेल हुआ तो किस कारण से हुआ? फेलियर मोड। अब फेलियर माने कब फेलियर होगा? जब आप उसे बनाओगे, बना के जब कहीं यूज होगा। तो फेलियर मोड, फेलियर माने फेल होना, मोड माने तरीका, किस कारण से फेल हुआ, कारण। एंड इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिव एनालिसिस का मतलब है कि उसको सही ढंग से एनालाइज किया जाए। सही ढंग से नहीं, इफेक्टिव नहीं है, इफेक्ट। इफेक्ट EFFECT। इफेक्ट एनालिसिस। इफेक्ट कहते हैं उसका असर, फेल होने का कारण, और उसका इफेक्ट को एनालिसिस किया जाता है। किसको किया जाता है? इफेक्ट को। इफेक्टिव नहीं है, इफेक्ट होगा। देखो क्या है? इफेक्ट को। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसको एनालाइज करने के लिए हम स्टडी करते हैं RPN नंबर। क्या स्टडी करते हैं? रिस्क प्रायोरिटी नंबर। RPN नंबर में 3 चीज आती है, सेवरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन। ये 3 चीज आती है। सेवरिटी कहते हैं सुरक्षा को, अकरेंस माने कितनी बार आ रहा है, और डिटेक्शन माने डिटेक्शन का क्या प्रोसीजर हमने अप्लाई किया हुआ है। ये तीनों चीज RPN नंबर में आते हैं, उसको कहते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर। जैसे मान लो हमारे पास कोई गाड़ी की जैसे ब्रेक है, क्या है? ब्रेक। तो ब्रेक का जब हम RPN नंबर निकालते हैं तो ब्रेक का जो सेवरिटी है, सेवरिटी होता है सुरक्षा से। अगर ब्रेक फेल होती है तो उसका नंबर हाई जाएगा। क्या जाएगा? और RPN नंबर उसका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेवरिटी माने सुरक्षा, और ब्रेक सेवरिटी हाई होगी बहुत ब्रेक की। तो उसके एक नंबर दिए होते हैं कि किस नंबर का क्या मतलब है। जैसे कोई नॉर्मल है तो उसका नंबर कम होता है, तो 1 to 10 आगे बढ़ता है। तो जो ज़्यादा रिस्क होगा उसका नंबर भी ज़्यादा होगा। तो वो क्यों
इसको क्यों हम स्टडी करते हैं, FMEA की स्टडी इसीलिए करते हैं कि पार्ट मान लो हमें कहीं लगाना है तो हमें पहले ये देखना होता है कि ये पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है रिस्क फैक्टर से। मान लो ब्रेक है तो ब्रेक इम्पोर्टेंट है, ब्रेक में कोई रिस्क नहीं। अगर किसी भी गाड़ी में मार्केट में किसी भी गाड़ी के ब्रेक में प्रॉब्लम आ गई तो आपने देखा होगा सभी गाड़ियां जितनी भी उस बैच की गाड़ियां होती हैं सबको वापस बुला लिया जाता है। क्यों? कि आज एक में प्रॉब्लम आई है कल दूसरे में आ सकती है। क्यों जी? इसीलिए पहले से ही एक्शन लिया जाता है। तो ये हमारा जो FMEA है ये FMEA का काम है। जब हमारा पार्ट बनता है तो वो पार्ट खराब फेलियर ना हो, और फेलियर हुआ है तो उसका कारण क्या है और उसका इफेक्ट कितना है, उस कारण का इफेक्ट कितना है। जैसे मान लो कई कारण ऐसे हैं कि भाई उसका ज़्यादा असर नहीं होता, कई चीज़ें जैसे गाड़ी में कोई डेंट वगैरह कोई हल्की फुल्की ऐसी है तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो उसका RPN नंबर कम होगा। और जहाँ रिस्क आ गया वहाँ RPN नंबर ज़्यादा जाएगा, और जहाँ RPN नंबर ज़्यादा जाएगा उसमें कोई भी टॉलरेंस यूज नहीं करते, उसको एकदम परफेक्ट वे में किया जाता है, वहाँ कोई रिस्क नहीं लेते। जैसे आर्मी का अम्ब्रेला होता है, चाहता हूँ ना, खुलती है जो पैराशूट, तो पैराशूट का RPN नंबर बहुत हाई होता है क्योंकि अगर बाई दावे वो ना खुला, तो इसीलिए पैराशूट जब भी डिस्पैच होता है तो पैराशूट का RPN नंबर हाई होने की वजह से पूरे पैरामीटर को एक एक पैरामीटर को चेक, एक एक पैराशूट को चेक किया जाता है, एक एक को, लॉट में नहीं एक आध देखा सैंपल ले लिया 5 पीस ले लिए चेक कर लिया ठीक है जान ना, एक एक को हर पार्ट सैंपल पीस है। बिल्कुल सही कहा, हर पार्ट सैंपल पीस। क्यों? कि रिस्क बहुत हाई है, तो जहां रिस्क बहुत ज्यादा होती है वहां RPN नंबर बहुत हाई होगा। समझ में आया? एक एक पार्ट को चेक किया जाता है जिससे कोई भी फेलियर ना हो, वहां पे 100% की कोशिश होती है। और वहां पे हमारा जो सिग्मा लेवल होता है वो कितना होता है बताओ? वहां सिग्मा लेवल 6 सिग्मा तो सुना होगा, 6 सिग्मा सुना है? 6 सिग्मा कहते हैं कि अगर आप, ये सिग्मा है और ये 6 है, 6 सिग्मा का मतलब अगर आपके 10 लाख 3.4 ppm रिजेक्शन, मतलब कि 10 लाख में कितने में 10 लाख, 10 लाख में 3.4 पार्ट डिफेक्टिव, मैं डिफेक्टिव लिख देता हूं, ठीक है, रिजेक्शन की जगह डिफेक्टिव, मतलब 10 लाख में 10 लाख कंपोनेंट में 3.4 पार्ट अगर खराब हैं, डिफेक्टिव हैं, तो आप 6 सिग्मा के अंदर हैं। इसे कहते हैं 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा समझ में आया? तो 6 सिग्मा क्या है? तो 6 सिग्मा क्या है? सिग्मा होता है कि टोटल क्वांटिटी में डिफेक्टिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की यूनिट सिग्मा है। जैसे मान लो आपके पास 10 पीस आपने बनाए, कितने बनाए? 10 पीस में से 2 पीस रिजेक्ट हैं, तो आप कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे? परसेंटेज में या क्वांटिटी में? क्वांटिटी में। 10 पर परसेंटेज नहीं होता, 10 पर क्या परसेंटेज करोगे? छोटी क्वांटिटी परसेंटेज में रिप्रेजेंट नहीं होगी। अगर यही क्वांटिटी 200 पीस है, कितने? तो यहां पे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे डिफेक्टिव को, कि भाई हमारा 4 पीस डिफेक्टिव है तो इतना % डिफेक्टिव है। तो परसेंटेज हमारी हमेशा 100 पे निकलती है, तो 100 से ऊपर क्वांटिटी होगी तभी तो करोगे। 100 से कम की क्वांटिटी को पीस डिफेक्टिव कितना है वो क्वांटिटी में बताया जाता है, लेकिन संख्या 100 से ज्यादा है तो परसेंटेज चल, और ये परसेंटेज चलेगा मान लो 1000 में, 2000 में, 4000 में, 6000 में, 1 लाख में। मान लो आपके पास
1000 पीस हैं और उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो परसेंटेज निकाल लोगे। लेकिन आपके पास जब संख्या ऐसी होती जाएगी कि लाखों में चली जाएगी, वहां परसेंटेज भी फेल है। बोलो भाई, देखो 100 में से मान लो आपका डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट करना है, ओके को रिप्रेजेंट करना है, ओके वर्सेस डिफेक्टिव है, तो अगर मान लो 10,000 में से 10 पीस डिफेक्टिव हैं तो 1000 में कितना हुआ? 1 पीस। तो इसकी आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज निकालने में पॉइंटों से ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे परसेंटेज आप प्रॉपर दे नहीं पाएंगे, एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब क्वांटिटी भी, फिर क्वांटिटी पे आ जाओगे। बोलो, तो अब यहाँ क्वांटिटी पे नहीं आना है, अब यहाँ की दूसरी इकाई है रिप्रेजेंट करने की। बोलो कौन सी इकाई है? सिग्मा। यहाँ पे चलता है सिग्मा। बोलो सिग्मा, समझ में आया? सो सिग्मा इज द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओके एंड नॉट ओके इन टोटल क्वांटिटी। सिग्मा इज द यूनिट फॉर विच रिप्रेजेंट्स द ओके और नॉट ओके क्वांटिटी इन टोटल क्वांटिटी। अगर आप 1 सिग्मा में हैं, 1 सिग्मा, सो इसका मतलब है कि प्लस माइनस 68.5%, 68.5% अगर आपका ओके है तो 1 सिग्मा में आप हैं, ठीक है। 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6 सिग्मा आ जाता है, वहां कितना? 3.4 पार्ट। कितना पार्ट? 3.4 पार्ट। 3.4 पार्ट 10 लाख में, तो आप 6 सिग्मा। इसका मतलब सिग्मा आगे बढ़ेगा तो जो डिफेक्टिव क्वांटिटी है वो घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, और उसे कहते हैं DPMO। DPMO, डिफेक्टिव पार्ट मिलियन ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिफेक्टिव पार्ट इन मिलियन ऑफ, एम माने मिलियन, माने 10 लाख, तो DPMO। तो ये दिस इज 3.4। तो यहां पे क्या है कि सिग्मा लेवल पैराशूट है, छतरी जो मिलिट्री वालों की होती है, तो पैराशूट का सिग्मा लेवल 6 सिग्मा से ज्यादा होना चाहिए या कम, या 6 सिग्मा? बोलो ज्यादा। भैया जो बता, 10 लाख में से मान लो 4 पीस खराब निकले, कौन कोई रिस्क लेगा? हाँ, वो तो कहेगा कोई खराब नहीं होना चाहिए भाई। क्यों जी, रिस्क क्यों लेगा कोई? इसीलिए अब चल रहा है 18 सिग्मा, जहां करोड़ों अरबों में जाके एक आध हो। इसलिए सिग्मा, ये काम कौन कर रहा है? AIAG। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? AIAG कर रहा है। अब आप समझ रहे हो कि रिस्क को कैसे कवर अप किया जा रहा है? वो कौन संस्था जो कर रही है? AIAG। और वो 5 टूलों की सहायता से, 5 कोर टूल की मदद से। तो वहाँ डेवलपमेंट का काम चलता रहता है, नए सिस्टम्स बनते रहते हैं, तरीके बनते हैं। समझ में आया? तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ। FME हो गया। तो FMEA में डिटेक्शन, अकरेंस और सेवरिटी, ये 3 चीज होती है। सेवरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन, तीनों को गुणा करके RPN नंबर निकाला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसका काम है CP एंड CP के। CP कहते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी। CP का मतलब प्रोसेस कैपेबिलिटी, और CP इज इक्वल टू होता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी कैसे निकलती है? स्पेसिफाइड वेरिएशन डिवाइडेड बाई, बोलो, एक्चुअल वेरिएशन। स्पेसिफाइड वेरिएशन को कहते हैं टॉलरेंस। क्या कहते हैं? डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा। और सिग्मा इज इक्वल टू होता है R बार बाई D2। यहाँ पे D2 क्या है? कांस्टेंट है। अब इस भाषा को आप शायद समझ नहीं पाएंगे ज़्यादा, अब देसी भाषा में बात करते हैं। कौन सी में? तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा।
आपके पास कोई भी मान लो हमारे पास पीस है, या आप वैसे मान लो जैसे ये हमारा एक ट्रैक है, इस पर हम गाड़ी चला रहे हैं। इस ट्रैक की टोटल चौड़ाई 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। और वन वे है। अब हम गाड़ी इस पर चला रहे हैं, तो चलाते समय मान लो हमारी गाड़ी ड्राइवर ऐसे चला रहा है जो 20 मीटर में कभी उधर कभी इधर कभी उधर ऐसे चला रहा है सपोज, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है कि कम है? तो जो सवारी गाड़ी में बैठी होगी वो सो सकती है? खतरा, वो कहेगा कोई गारंटी ना, और हाथ और जोड़ेगा कि भाई ऐसा है, आज तो आ गए, आगे से भाई कान पकड़ा, तेरी गाड़ी में ना बैठे हैं, क्या कछू है जाए, बोलो। तो इसका मतलब प्रोसेस क्या है हमारा? कैपेबल नहीं है। मतलब जो गाड़ी चला रहा है वो कैपेबल नहीं है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसमें कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब मान लो चला रहा है, यहाँ पे चला रहा है इतनी दूर में, मान लो 10 मीटर के दायरे में चला रहा है, तो अब आपके पास इधर कितना मिला और इधर कितना मिला, तो अब आप सेफ हैं थोड़े, उधर भी गुंजाइश इधर भी गुंजाइश। अब आप कहेंगे चलो यार फिर भी ठीक है, बोलो। तो यहाँ पे इसी चीज को इंडिकेट करना है। तो 20 का मतलब 20/20, तो जो स्पेसिफाइड है वो कितना है? 20, और जो चला रहा है वो कितने में चला रहा है? 20। तो सीपी कितनी हुई? 1। तो इसका मतलब अगर आपकी सीपी 1 आती है तो ठीक नहीं है, देख रहे हो। अब मान लो पार्ट आप बना रहे हैं, 40 का डाया है और टॉलरेंस दी गई है ±0.1, और आपका पीस बन के आ रहा है, वो आ रहा है, एक पीस बन के आया 39.96, एक आया 39.9, एक आया 39.94, 40.05 और 40.1। तो यहाँ पे देखो, आपकी यहाँ पे देख रहे हो 1 तक जा रहा है, और इधर 0.9 तक नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ कभी भी हो सकती है, ना। तो ये जो सीपी है, प्रोसेस कैपेबिलिटी, वो इंडिकेट करती है कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है, भाई एक पीस थोड़ी बन रहा है, यहाँ तो क्वांटिटी में बन रहे हैं, तो आपका जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं है, और सेफ जोन में है कि नहीं है। तो सेफ जोन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा चल रहा होता है उसका एवरेज निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना है। तो अब मैं ये बात करूं कि इसकी बात करूं तो 0.1 ऊपर 0.1 नीचे, तो टॉलरेंस पूरी टोटल कितनी हुई? टॉलरेंस बटे एक्चुअल वेरिएशन। तो टॉलरेंस कितनी है? 0.2, और एक्चुअल वेरिएशन की लिमिट क्या आ रही है आपकी? 0.1 ऊपर नीचे 0.1, ये भी 0.2, तो 0.2 बटे 0.2 इक्वल टू 1। तो सीपी के अगर आपका 1 है तो मामला ठीक नहीं है। तो हमें कंट्रोल किसको करेंगे? रुक जाओ, हम टॉलरेंस को करेंगे या एक्चुअल वेरिएशन को करेंगे या दोनों को? आप बताओ। दोनों को। नाम क्या आपका? आदेश। आप बताओ सर। आपका नाम? आदेश। मेघनाथ पंडित। भैया तुम कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा। टॉलरेंस को करेंगे ऑटोमेटिकली दोनों हो जाएंगे। ये कहते हैं टॉलरेंस को करेंगे दोनों हो जाएंगे। आप बताओ। आप बताओ। अरे भैया दादा, टॉलरेंस तो ड्राइंग में दी जाती है, उसको नहीं कर सकती। टॉलरेंस का मतलब होता है जो ड्राइंग में दी गई है, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो दी गई है। टॉलरेंस को छेड़ भी नहीं सकते। छेड़ोगे बोलो? किसको करेंगे? एक्चुअल वेरिएशन को, जो कब? जो प्रोसेस के टाइम पे आएगा, बनाते समय आएगा, हम उसे करेंगे कंट्रोल। दोबारा बताओ, किसको करेंगे? टॉलरेंस को मत छेड़ देना। समझ में आया? समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? एक्चुअल वेरिएशन को करेंगे, ना कि टॉलरेंस को। तो टॉलरेंस तो 0.2 ही रहेगी, और इसको कंट्रोल किया मैंने 0.1 दे दिया, तो कितना आया?
2, और 2 का मतलब बहुत बढ़िया। अगर CP 2 आ रही है, प्रोसेस कैपेबिलिटी 2, दैट इज वेरी गुड। और CP हमारी कम से कम कितनी होनी चाहिए? CP शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल 1.67। बहुत बढ़िया रहती है, 1.67 से नीचे नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब हमें CP को बढ़ाना है, तो CP को बढ़ाने के लिए ऊपर वाले को बढ़ाएंगे या नीचे वाले को कम करेंगे? नीचे वाले को कम करेंगे। और ऊपर वाले को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी। अरे इसको मत छेड़ देना, फिर दोबारा कह दिया। ये कुछ नहीं हो सकता, ये ड्राइंग में दिया होता है, इसको कुछ नहीं कर सकते। जो करना है यहाँ करो। समझ में आया? कहाँ पे CP कंट्रोल करना है तो आप इसको कंट्रोल करो, ऊपर वाले को मत छेड़ना। बोलो समझ में आया? तो आपको CP समझ में आई, प्रोसेस कैपेबिलिटी क्लियर हुई। क्योंकि मैं फॉर्मूला में जाऊंगा तो आप कहेंगे पता नहीं कहां से आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा, CP क्लियर है। तो इसीलिए प्रोसेस कैपेबिलिटी देखनी है। प्रोसेस माने जो प्रोडक्शन चल रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? एक मशीन की। मैं कर रहा हूं पूरी लाइन की, तो CP किसकी निकलेगी? पूरी लाइन। मशीनों की निकालो। अब मशीन में सुबह मशीन चलाई, दिन में रात में चल रही है, तो उसका CP निकाला जाता है, भाई CP कितना चल रहा है। तो CP प्रोसेस कैपेबिलिटी मशीन की निकाली जाती है, क्योंकि ऑपरेटर तो चेंज होते हैं। तो हमें CP को मेंटेन करना है। तो जब हम ये देंगे PPAP, तो वहां पे CP हमको बताना होगा कि हमारा ये CP इतने कंट्रोल में रहेगा। समझ में आया? हाँ, क्योंकि CP के PP के ये चलता है, ये हमें बताना होता है कि हम इतने में कवर करेंगे। 4-5 पीस बनाए, उसमें भी दिखाना होता है कि हमारा इतने में है। ये 5 पीस का ले लो, एवरेज निकाल लो, तो उससे आ जाता है। दूसरी बात आती है CP के है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। अब देखो यहां पे आप ध्यान देना, यहां पे टोटल चौड़ाई कितनी है? आप कंट्रोल में कितने में कर रहे हो काम? 10 में। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि 20 की जगह टोटल 20 है और हमारी गाड़ी जो चल रही है वो इतने में चल रही है। तो अब CP इसकी कितनी है? CP कितनी है? CP तो बढ़िया है अगर CP 2 है, लेकिन खतरा तो ये है कि एक ही तरफ है। ठीक है, 20 मीटर चौड़ा हमको मिला ऑप्शन और 10 मीटर में काम कर रहे हैं, गाड़ी 10 मीटर में चल रही है, बट वो बाउंड्री की एक तरफ जा रही है। CP तो बढ़िया है जी, लेकिन खतरा तो है। तो उसके लिए एक इंतजाम और है। तो इसका जो मीन होता है, इसका ना पूरा मीन जो बीच में, हम इसके आजू बाजू लेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा आएगा। तो उसे कंट्रोल किससे करते हैं? CP के प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। तो ये SPC में आएगा, जब हम SPC पढ़ाएंगे उसमें पूरा आता है। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है USL -XRR/3 सिग्मा। तो CP के जो निकलता है वो अपर होता है, वो आता है USL -XRR/3 सिग्मा, और एक आता है CP के लोअर, CP के L, तो XRR -LSL/3 सिग्मा। तो इसमें जो वैल्यू कम आएगी उसको हम कंसीडर, ज़्यादा आएगी उसको ले लेते हैं। तो ये CP के हम निकालेंगे। CP की नीड पड़ती है जब हम SPC को स्टडी करेंगे। तो SPC बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है। प्रोडक्शन वालों को SPC एटलीस्ट आना चाहिए, चूँकि कंट्रोल करेंगे तो आपको SPC में आ जाएगा। अब आता है MSA। तो SPC क्लियर हुआ। SPC का सीधा सीधा अगर देसी भाषा में बात करें तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आपकी टॉलरेंस दी गई है, टॉलरेंस के अंदर पार्ट को बनाएं तो टॉलरेंस के दायरे में बनाएं, और टॉलरेंस का जो मीन है, एवरेज पॉइंट है, उसके आजू बाजू काम करें, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा। अगर मैं बात करूं टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस दी गई है +0.1 इधर और -0.1 इधर। तो ये कैसे होगा? 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, और इधर भी माइनस की तरफ भी। तो आपका पार्ट जो 1 2 3 4 5 पार्ट आपने बनाने,
तो आपके पार्ट कहाँ आने चाहिए बेटा? पहला 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका पार्ट पहला यहाँ आ रहा है, दूसरा पार्ट यहाँ पे आ रहा है, तीसरा मान लो इधर आ रहा है, चौथा इधर आ रहा है, पांचवा इधर। तो एकदम बढ़िया टकाटक। बोलो, क्योंकि आपकी लिमिट क्या है? ये लिमिट क्या है? USL और ये LSL। तो जो आपके पार्ट बन के आ रहे हैं, जो साइज आ रहा है वो एकदम टकाटक है, बढ़िया। मानते हो ना? हाँ। अब पता चला ऊपर निकल गया, नीचे निकल गया, उसको कंट्रोल करने के लिए प्लस की तरफ 0.1, माइनस की तरफ 0.1, लेकिन आ कितना रहा है? 0.02, 0.04, माइनस की तरफ 0.02। कंट्रोल में है ना? अगर यही पार्ट आपका यहाँ चला गया कोई भी, तो क्या हुआ? ये रिजेक्ट, सीपी खराब। बोलो, तो प्रोडक्शन जो बनाएगा कंपनी, सीपी को मेंटेन करना अगर किसी को आता है, सीपी क्या है उसकी जानकारी आती है, तो कंपनी के लिए वो हानिकारक है कि बेनिफिट देगा? कंपनी तो चाहेगी सीपी आती है, बहुत अच्छा है, तो यार इसका मतलब ठीक है। और ऐसे ही सीपी कंट्रोल करके आप चलोगे तो प्रोडक्शन निकालोगे, तभी तो चलोगे। तो जो पीस निकालेगा, ये काम किसका है? पता चला ऑफसेट ही नहीं दिया, धुआंधार मीटर खिंच रहा है तो सीपी खराब। तो इसीलिए ऑफसेट दे के सीपी को मेंटेन किया जाता है ना? साइज को मेंटेन करते हो ना? अब आपको एसपीसी समझ में आ गया, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि स्टैटिस्टिकल का मतलब समझते हो क्या होता है? सांख्यिकी। और सांख्यिकी का मतलब ग्राफ्स एंड टेबल्स। भाई ऐसा तो इसमें क्या है, तो बताएगा ही तो, ये कोई ठीक तो कर नहीं देगा। तो ये टेबल बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, काय में आती हैं? सांख्यिकी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स, इसलिए इसका नाम है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। बोलो, स्टैटिस्टिकल मतलब टेबल और ग्राफ्स के द्वारा, प्रोसेस माने प्रोसेस को जो प्रोडक्शन चल रहा है, कंट्रोल माने कंट्रोल करना। सो इसीलिए इसका नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। बोलो, बात समझ में आई? नेक्स्ट इज MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये क्या होता है? जब हम पीस नापते हैं, मान लो नाप रहे हैं, हमारा साइज आ गया, अब पता चला बर्नियर में ही एरर है, नापने वाले में ही तो क्या करेंगे? अब नापा वही गड़बड़। इसीलिए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का मतलब है कि जो आपके मेजरमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं और गेज हो रहे हैं, वो भी एक्यूरेट होने चाहिए। तो मेजरमेंट सिस्टम में क्या क्या फेलियर हो सकता है? मैंने बताया था, बायस, लीनियरिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और स्टेबिलिटी। ये सब मेजरमेंट सिस्टम में एरर्स हैं जिनको हम चेक करते हैं और दूर करते हैं। समझ में आया? अब ये क्या है थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। MSA की वीडियो हमने डाली हुई है, तो MSA के लिए अभी रिसेंटली डाली है, उस वीडियो को देख लेना। ऐसे भाई गोपाल सर डाल लेना, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस बाय गोपाल सर। MSA में क्या आती है? पहले 22, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। तो ये 5 कोर टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो एक बार थोड़ा रिव्यू कर देते हैं दोबारा। पहला APQP, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, जो पहले प्लानिंग करनी होती है प्रोडक्ट बनाने से पहले। ये कंपनी लगाने के टाइम की बात है, या नया पार्ट अप्रूवल कराना है। क्यों नया पार्ट अप्रूवल कराना है? ये उस लेवल की बात है, APQP। तो अभी आपको वहाँ जाना नहीं है। दूसरा है PPAP, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। वहाँ भी आपने अभी तो नहीं जाना अभी तो अप्रूवल नहीं लेनी ना, अभी तो पहले बनाना ही सीख लो, प्रोग्राम बना के चलाना सीख लो। तो PPAP भी अभी आपको, लेकिन आपको नॉलेज होनी जरूरी है आगे बढ़ना है तो। तीसरा FMEA। FMEA तब होगा जब आप बनाएंगे खराब, प्रॉब्लम आएगी, तो वो भी इतना ज़्यादा अभी आपके काम का नहीं है। चौथा SPC। SPC पक्का आपके काम का है, पक्का, यहाँ में कोई शक नहीं। क्यों? कि आप प्रोसेस को SPC के थ्रू ही कंट्रोल करें, ये तो पक्का आपके काम का है। इसलिए यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट SPC। वो तो पक्का प्रोडक्शन वाले के लिए ज़रूरी है SPC।
और एमएसए भी पक्का चाहिए। पता चला वर्नियर ही खराब है, नापे जा रहे हैं। 2 टूल प्रोडक्शन वाले को जरूर चाहिए, एसपीसी और एमएसए। इनकी जानकारी आपको जरूरी है, बाकी की बेशक कम हो, बट ये दो चाहिए। इसलिए मैंने 2 के पूरा बता भी दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है। क्लास कैसी लगी ये बताओ जरा थोड़ा। चलो